भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और भारतीय रेलवे इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी नब्ज। कहा जाता है कि अगर रेलवे रुक जाए तो भारत रुक जाएगा, लेकिन आज ये नब्ज दो अलग अलग स्पीड से धड़क रही है। नमस्कार दोस्तों, आपने जो अभी देखा वो कोई फिल्म नहीं बल्कि आज के भारत की वास्तविकता है। एक तरफ न्यू इंडिया है जो बुलेट ट्रेन के सपने देखता है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना चाहता है, जहां वंदे भारत विकास का प्रतीक है, सेल्फी लेने का स्पॉट है और गर्व का विषय है। और दूसरी तरफ रियल इंडिया है, वो 95% आबादी जिनके लिए ट्रेन में सफर करना अब सफरिंग बन चुका है, जहां एक कंफर्म टिकट लॉटरी जीतने जैसा है, जहां जनरल डिब्बे में चढ़ना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है और जहां इंसान को सामान की तरह एक के ऊपर एक लाद कर ले जाया जा रहा है। पिछले 5 सालों में हमने रेलवे के चमकदार विज्ञापनों की बाढ़ देखी है, लेकिन इन विज्ञापनों के पीछे एक गहरा सन्नाटा है, उन करोड़ों यात्रियों का सन्नाटा जो स्लीपर क्लास से गायब कर दिए गए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सच को 60 सेकंड के रील में समेटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम भारतीय रेल का एक्सरे करने वाले। कहानी की शुरुआत करते हैं उस बदलाव से जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। साल 2019 मेक इन इंडिया के तहत एक ट्रेन लॉन्च हुई, ट्रेन 18, जिसे बाद में नाम दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। हमें ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। उस समय तक हम शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों पर निर्भर थे जो 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रही थी। वंदे भारत ने इसे बदल दिया। इसमें कुछ खास बातें थी, जैसे इसका एरोडायनामिक नोज कोन डिजाइन हवा को काटता है जिससे फ्यूल की बचत होती है। ये ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 52 सेकंड में पकड़ लेती है, जो कि एक बुलेट ट्रेन के एक्सीलरेशन को टक्कर देती है। और इसमें कवच तकनीक लगी है जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। सरकार ने इसे सिर्फ एक ट्रेन की तरह नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल की तरह पेश किया और आज देश के लगभग हर राज्य के पास अपनी वंदे भारत है। मिडिल क्लास का वो हिस्सा जो हवाई जहाज के महंगे टिकट और एयरपोर्ट की लंबी लाइनों से परेशान था, उसे वंदे भारत में एक बेहतरीन विकल्प दिखा। साफ वॉशरूम, वाईफाई और समय की बचत। सोशल मीडिया पर वंदे भारत एक ट्रेंड बन गया। इन्फ्लुएंसर्स रील बनाने लगे। ये नए भारत की वो तस्वीर थी जिसे हम दुनिया को दिखाना चाहते थे और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। चीन ने साल 2008 में बीजिंग तियानजिन हाई स्पीड रेल शुरू की थी और आज 15 साल बाद उनके पास 42,000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जब सारा देश आसमान में उड़ते हवाई जहाज और पटरी पर दौड़ती वंदे भारत को देख रहा था, ठीक उसी समय जमीन पर कुछ खिसक रहा था। रेलवे का ध्यान, रेलवे का बजट और रेलवे की प्रायोरिटीज सब कुछ एक दिशा में झुक चुका था और इस झुकाव ने उस संतुलन को बिगाड़ दिया जिस पर भारत का आम आदमी खड़ा था। दोस्तों, अब हम उस डेटा पर बात करेंगे जो आपको प्रेस रिलीज में नहीं मिलेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौर ने रेलवे से एक सीधा सवाल पूछा। सवाल था कि पिछले कुछ सालों में स्लीपर और जनरल कोचों की संख्या में क्या बदलाव आया है। रेलवे का जवाब चौंकाने वाला था। हालांकि उन्होंने सीधा डेटा देने से बचने की कोशिश की, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए वो डरावने थे। अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेनों का रैक कॉम्पोजिशन बदल दिया गया है। एक स्टैंडर्ड ट्रेन में आमतौर पर 22 से 24 डब्बे होते हैं। साल 2019 से पहले का अनुपात देखिए, लगभग 12 से 14 डिब्बे स्लीपर और जनरल के होते थे और बाकी एसी। और साल 2024 का अनुपात देखिए, कई ट्रेनों में स्लीपर कोच घटाकर 6 या 7 कर दिए गए और जनरल डिब्बे सिर्फ 2, एक आगे और एक सबसे पीछे। उनकी जगह ली है एसी 3 टियर इकोनॉमी कोचों ने। रेलवे का तर्क है कि हम चाहते हैं कि अब आम आदमी भी एसी में चले, इसलिए हमने सस्ता एसी कोच बनाया है। ये सुनने में बहुत परोपकारी लगता है, लेकिन चलिए जरा गरीब की जेब टटोलते हैं। मान लीजिए एक माइग्रेंट वर्कर है रमेश, वो बिहार के समस्तीपुर से दिल्ली कमाने जाता है। स्लीपर क्लास का टिकट 450 रुपए, लेकिन एसी 3 इकोनॉमी का टिकट 1150 रुपए, और अगर वंदे भारत उस रूट पर है तो 2000 से ज्यादा किराया। रमेश की मासिक कमाई 12,000 रुपए है, तो क्या वो एक तरफ के सफर के लिए अपनी कमाई का 10% हिस्सा खर्च कर सकता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, सरकारी आंकड़ा ही कहता है कि भारत में 80 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, यानी कि वो सरकारी अनाज पर निर्भर है। तो भला वो गरीब ये एसी ट्रेन के टिकट कैसे खरीदेगा? ये तो सरासर गरीब को सिस्टम से बेदखल करना है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस के खर्चे में 8 से 10 पैसेंजर ट्रेनें आराम से चलवाई जा सकती थी। रमेश के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जनरल बोगी, लेकिन जनरल बोगियों की संख्या तो पहले ही कम दी गई, जिसका नतीजा है ओवर क्राउडिंग, जिसे रेलवे की तकनीकी भाषा में सुपर डेंस क्रश लोड कहते हैं। वो डिब्बा जिसमें 90 लोगों के बैठने की क्षमता है, वहां 300 से 400 लोग ठूस ठूस करके भरे जा रहे हैं।
टॉयलेट के अंदर 4 लोग खड़े मिलेंगे, गलियारे में लोग एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं, गर्मी और घुटन से बुजुर्ग बेहोश हो रहे हैं। ये सिर्फ असुविधा नहीं रह गई दोस्तों, बल्कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन बन चुकी है। यहाँ समझने वाली बात है कि जब हमने स्लीपर कोचेस कम किए तो हमने डिमांड कम नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ सप्लाई का गला घोट दिया। और जब सप्लाई कम होती है तो काला बाजारी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, और इस केस में टीटी को रिश्वत देकर सीट खरीदने का खेल बढ़ता है। लेकिन यहाँ थोड़ा रुक करके हमें एक इंपॉर्टेंट एंगल डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दरअसल सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और हमारे दोस्तों के बीच भी अक्सर ये चीजें डिस्कस की जाती हैं कि भाई रेलवे कब तक घाटे में चलेगा, अगर हमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं चाहिए तो भाई पैसे तो देने ही पड़ेंगे, भारत में रेल का किराया दुनिया में सबसे सस्ता है, सरकार अपनी जेब से कब तक ट्रेनें चलाएंगी, और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों से अगर पैसा मिलेगा तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर पाएगा। ये सभी बातें सुनने में बहुत लॉजिकल लगती हैं, लेकिन चलिए इस तर्क की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। पहला तर्क है कि यात्री किराए से रेलवे को भारी नुकसान होता है, लेकिन ये आधा सच है। देखिए, रेलवे यात्री किराए पर सब्सिडी देता है। रेलवे का दावा है कि वो हर 1 रुपए के टिकट पर लगभग 45 से 50 पैसे अपनी तरफ से मिलाता है, लेकिन भारतीय रेलवे का मॉडल कभी भी यात्रियों से कमाने का रहा ही नहीं। रेलवे का असली कमाऊ पूत रहा है मालगाड़ी यानी कि फ्रेट ट्रेन। कोयला, लोहा, सीमेंट, अनाज, रेलवे की कुल कमाई का लगभग 70% हिस्सा माल ढुलाई से ही आता है। रेलवे का सिद्धांत क्रॉस सब्सिडाइजेशन का रहा है, यानी कि फ्रेट ट्रेन और एसी क्लास से कमाओ और गरीबों को जनरल या स्लीपर क्लास के लिए सस्ता सफर प्रोवाइड करो। समस्या ये है कि पिछले कुछ सालों में रेलवे ने यह सामाजिक जिम्मेदारी निभाने से हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। और ये लीगल लूट कैसे हो रही है, इसके 3 एग्जाम्पल देखिए। पहला है सीनियर सिटीजन कंसेशन। याद है मार्च 2020 जब पेंडेमिक आया और रेलवे ने सीनियर सिटीजन कंसेशन ये कह करके बंद कर दिया कि अभी हालात बुरे हैं, पेंडेमिक तो चला गया लेकिन वो छूट वापस नहीं आ सकी। एक आरटीआई से पता चला कि मार्च 2020 से जनवरी 2024 के बीच सरकार ने सिर्फ हमारे बुजुर्गों की जेब से 8,913 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए। दूसरा है डायनामिक प्राइसिंग। ज्यादातर ट्रेनों में अब टिकट बुकिंग पर डायनामिक प्राइसिंग है, यानी जैसे जैसे सीटें भरती हैं टिकट का दाम 3 गुना तक बढ़ जाता है। कुछ ट्रेन की टिकट तो फ्लाइट से भी महंगी बिक रही है। और तीसरा है कन्वीनियंस फीस। ये सबसे बड़ा मजाक है दोस्तों। आप अपने फोन से टिकट बुक कर रहे हैं, रेलवे के काउंटर का स्टाफ और कागज का खर्चा बचा रहे हैं, यानी उनका काम आप खुद कर रहे हैं और बदले में कन्वीनियंस फी भी आप ही दे रहे हैं। खैर, दूसरा तर्क ये था कि रेलवे को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों? क्या भारतीय सेना प्रॉफिट कमाती है? क्या सरकारी स्कूल प्रॉफिट कमाते हैं? जी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें बिजनेस नहीं, पब्लिक यूटिलिटी यानी सार्वजनिक सेवा के लिए होती है। इसे समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का सोशल रेट ऑफ रिटर्न कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनिए। जब यूपी का एक मजदूर 300 रुपए का टिकट लेकर के मुंबई पहुंचता है तो वो वहां जाकर के मजदूरी करता है, पुल बनाता है, घर बनाता है, यानी वो अपनी मेहनत से देश की जीडीपी में योगदान दे रहा है। लेकिन अगर आप टिकट महंगा करके उसे घर बैठे पर मजबूर कर देंगे तो देश को जो आर्थिक नुकसान होगा वो उस 300 रुपए की सब्सिडी से हजारों गुना ज्यादा का होगा। सस्ती रेल यात्रा कोई खैरात नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का इंजन ऑयल है। खैर, तीसरा तर्क था कि वंदे भारत के प्रॉफिट से लोकल ट्रेन सुधरेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेटा इसका समर्थन नहीं करते। साल 2023-24 में रेलवे का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी संसदीय समिति ने बार बार कहा है कि रेलवे ट्रैक रिन्यूअल और सेफ्टी के फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि स्टेशन सौंदर्यीकरण और नई ट्रेनों की ब्रांडिंग पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मतलब आप घर की नींव यानी कि ट्रेन के ट्रैक ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन छत पर झूमर यानी कि वंदे भारत लगा रहे हैं। जानकार इसे मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज कहते हैं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि प्रायोरिटीज का ये असंतुलन सिर्फ हमारी जेब पर भारी नहीं पड़ रहा, बल्कि ये जानलेवा भी है। 2 जून 2023 बालासोर ओडिशा कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकराती है। 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और पूरा देश हिल गया। लेकिन क्या यह हादसा अचानक हुआ था या हमें पहले से चेतावनियां मिल रही थी? दिसंबर 2022 में इस हादसे से 6 महीने पहले भारत के सीएजी ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, रिपोर्ट नंबर 22 ऑफ 2022। इस रिपोर्ट को हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 3 खतरनाक बातें बताई थी। पहला था आरआरएसके फंड का दुरुपयोग। साल 2017 में सरकार ने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया था। इसका मकसद था कि 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके पटरियों और सुरक्षा को अपग्रेड करना। सीएजी ने पाया कि इस फंड का पैसा ट्रैक बदलने के बजाय अधिकारियों के घरों के लिए फर्नीचर, क्रॉकरी, फुट मसाजर और गार्डन बनाने में खर्च कर दिया गया। क्या सुरक्षा के पैसे से क्रॉकरी खरीदना अपराध नहीं है? दूसरा था ओवरबर्डन ट्रैक्स। भारत के मुख्य रूट्स जैसे कि दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई अपनी क्षमता से 115 से 150% ज्यादा यूटिलाइजेशन पर चल रहे थे। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पटरियों को मेंटेनेंस के लिए ट्रैफिक ब्लॉक यानी कुछ घंटे ट्रेन की आवाजाही पर रोक चाहिए होता है, लेकिन चूंकि रेलवे नई नई ट्रेनें ठूसे जा रहा था तो ट्रैक मेंटेनेंस के लिए समय ही नहीं मिलता, और जब पटरियों को आराम नहीं मिलता तो उनमें फ्रैक्चर आते हैं, और फ्रैक्चर से क्या होता है ये हम सब जानते हैं। खैर, तीसरा पॉइंट था वंदे भारत का साइड इफेक्ट। वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे 130 से
160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने के लिए ट्रैक खाली चाहिए होता है। जब एक वंदे भारत निकलती है तो उसके आगे पीछे चल रही 4-5 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को साइड लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, और वो भी कभी कभी 2 घंटे के लिए। इससे न सिर्फ आम यात्री लेट होता है बल्कि स्टेशन मास्टर्स और सिग्नलिंग सिस्टम पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बालासोर हादसा सिग्नलिंग फेलियर का ही नतीजा था। और यहीं पर सिस्टम से मेरा सवाल है कि क्या हम स्पीड के नशे में सेफ्टी को भूल गए हैं? एक समय था लगभग 15 साल पहले जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उन्होंने गरीब रथ ट्रेनों की शुरुआत की थी, जिसका कॉन्सेप्ट था कि ट्रेन पूरी तरह से एसी होगी लेकिन किराया सामान्य स्लीपर से बस थोड़ा सा ज्यादा होगा। उनका मकसद था कि गरीब आदमी भी एसी में चल सके। उस समय रेलवे का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। और आज का मॉडल देखिए, आज हमारे पास तेजस और वंदे भारत है। अब मकसद है कि अमीर आदमी को प्लेन से उतार कर ट्रेन में लाओ, लेकिन दोनों मॉडल में एक बुनियादी फर्क है। पुराना मॉडल जो था वो वॉल्यूम पर चलता था, यानी कम मुनाफा ज्यादा यात्री, और नया मॉडल प्रीमियमाइजेशन पर चलता है, यानी कि ज्यादा मुनाफा और कम यात्री। रेलवे अब एक कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह सोच रहा है, ना कि एक वेलफेयर मैकेनिज्म की तरह। और जब सरकारें कॉर्पोरेट की तरह सोचने लगेंगे तो नागरिक ग्राहक बन जाते हैं, और जो ग्राहक भुगतान नहीं कर सकता उसे सर्विस नहीं मिलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें वंदे भारत नहीं चाहिए या फिर हमें गरीब रथ के जमाने में लौट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भारत को एडवांस्ड होना ही होगा। हमें बुलेट ट्रेन भी चाहिए और हमें वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी चाहिए, लेकिन सवाल जनरल वर्सेस वंदे भारत का नहीं बल्कि बैलेंस का है। एक परिवार में अगर एक बच्चा बहुत होनहार है तो आप सारा खाना उसे खिलाकर दूसरे बच्चे को भूखा नहीं रखते। रेलवे का आधुनिकीकरण भी ऐसा ही होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर लंबी दूरी की ट्रेन में एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। कम से कम 50% डिब्बे नॉन एसी, जनरल या स्लीपर होने चाहिए। आप जबरदस्ती लोगों को एसी में चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सरकार ने हाल ही में अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च की है। ये एक अच्छी पहल है। नॉन एसी, पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित और थोड़ी तेज। इस इनिशिएटिव को और बढ़ाने की जरूरत है। और नई ट्रेन चलाने से पहले ट्रैक की क्षमता बढ़ानी होगी ताकि ट्रैक फ्रैक्चर, ओवरबर्डन और एक्सीडेंट्स रोके जा सके। और कवच सिस्टम को कछुए की रफ्तार से नहीं बल्कि चीते की रफ्तार से लगाना होगा। दोस्तों, रेलवे के जनरल डब्बे में जो भीड़ है उसे भीड़ कहना गलत होगा। वो लोग हैं जो हमारे देश को बनाती है, हमारे घर तक राशन पहुंचाती है, हमारे फैक्ट्रियों में काम करती है। अगर विकास की ट्रेन में उनके लिए जगह नहीं तो वो ट्रेन चाहे जितनी भी तेज हो वो हमें सही मंजिल तक नहीं ले जाएंगी। एक विकसित भारत वो नहीं होगा जहां गरीब आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के अमीर आदमी को गुजरते हुए देखे। विकसित भारत वो होगा जहां वंदे भारत की स्पीड हो लेकिन साधारण ट्रेन में भी इंसान को इंसान की तरह सफर करने की डिग्निटी मिल सके। विकास सबका होना चाहिए, सिर्फ उनका नहीं जिनकी जेब गर्म है। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए, उन लोगों को टैग करिए जो ये पॉलिसीज बनाते हैं, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके लास्ट ट्रेन का सफर का एक्सपीरियंस कैसा था और आप रेलवे में क्या सुधार देखना चाहते हैं। दरअसल आपकी गवाही ही सबसे बड़ा डेटा है। मैं प्रत्युष अगले वीडियो में आपसे एक और सच के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।